रेडिएशन बेसिकली क्या है? रेडिएशन इज नथिंग बट हीट एनर्जी। ठीक है। हीट एनर्जी फ्लो कितने तरीके से होती है? फ्लो होने के तीन मेथड्स हैं हमारे पास। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। कंडक्शन किस तरह के मटेरियल्स में होता है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो बोलते हैं चालन, तो बोलते हैं संवहन, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में। हाँ, विकिरण। ठीक है। कंडक्शन किस तरह के मटेरियल्स में होता है बताओ मुझे। ये सारे मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर होने के। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक। तो कंडक्शन कौन सी तरह के मटेरियल्स में होता है? मेटल्स। मेटल्स कह लो या फिर सभी तरह के सॉलिड्स कह लो। ठीक है, मेटल्स में केवल ये क्वालिटी है कि उनमें जो जो उनमें कंडक्शन अच्छी तरह होता है। ठीक है, लेकिन हर तरह के सॉलिड्स में जो है कंडक्शन ही होता है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल। ठीक। मेटल्स में केवल कंडक्शन थोड़ा अच्छे से होता है। ठीक। कन्वेक्शन किन में होता है? हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है। कन्वेक्शन किस में होता है? जवाब बहुत देर में आ रहे हैं, क्या बात? कन्वेक्शन किस में होता है? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं आ रहा किसी का? पता नहीं क्या? लिक्विड। कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में। ठीक। और रेडिएशन होता है गैसेस के थ्रू। गैसेस के थ्रू, या फिर कह सकते हो कि जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो। दोनों केसेस में क्या होगा? रेडिएशन। गैस या फिर नो मीडियम। ठीक। अच्छा, तीनों की जो सिस्टम है वो क्या है वो देख लो। प्रोसेस क्या होता है? कंडक्शन क्या है बेसिकली? एक मेरे पास रॉड है। ठीक, सपोज एक रॉड है। ठीक। इस रॉड के एक पोर्शन को हम लोग यहाँ से गर्म कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से। ठीक। तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड से ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में हीट का कंडक्शन किस तरह से होगा? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नहीं बेटा, इसको पूरी तरह से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह सकते। ये होगा वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हाई एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करेगा। ठीक है। जितनी ज्यादा हीट होगी, जितना ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ज्यादा ये वाइब्रेट करेगा। इसके पास में जो दूसरा मॉलिक्यूल है, वो इसके वाइब्रेशंस की वजह से वो भी इंड्यूस होकर वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा। इस तरह से जो एक एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन की फॉर्म में
हीट ट्रांसफर हो रही है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी इसमें रोल रहता है, प्रतिका की बात सही है, लेकिन वो मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन वो नहीं। मेजर कंट्रीब्यूशन होता है लैटिस के वाइब्रेशंस की वजह। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे जो हीट कैपेसिटी होती है सी। ठीक है, इसके इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट डिपेंड करता है टी पे, और दूसरा कंपोनेंट डिपेंड करता है टी की पावर 3 पे। ठीक है, ये जो कंपोनेंट टी है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो कंपोनेंट टी क्यूब है, दिस इज ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, लैटिस वाइब्रेशन जो अभी हमने ये वाइब्रेशन वाली बात की। ठीक है, लैटिस में वाइब्रेशन थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से होता है, वो हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन टेम्परेचर की डिपेंडेंस क्या है उसकी, टी टू दी पावर 3, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हीट कंडक्ट हो रही है उसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये डोमिनेट करता है लैटिस वाइब्रेशन की वजह से। ठीक हो गया। तो जो कंडक्शन है उसमें जो मेजर पार्ट है वो क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या फिर कह लो वाइब्रेशंस ऑफ द लैटिस। लैटिस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन स्पेस। ठीक, दूसरा क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस तरह से होता है, अगर एक मेरे पास बकेट है इस तरह की, ठीक, इस बकेट में वाटर भरा हुआ है, पानी को मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरह से। ठीक, इसमें पानी है, इसके नीचे से आग लगी हुई, यहाँ पे आग जल रही है। ठीक, तो नीचे का पानी जो है वो गर्म होने लगेगा, जो नीचे कांटेक्ट में है वो पानी गर्म होने लगेगा। तो यहाँ से हीट ऊपर किस तरह जाती है, ये प्रोसेस किस तरह से होता है ये बताओ मुझे, कन्वेक्शन का प्रोसेस किस तरह टेक प्लेस करता है, यहाँ पे किस चीज का मोशन होगा, है कोई आइडिया या फिर मैं ही बताऊँ। क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स, नहीं मॉलिक्यूल्स तो लिख रहा है आप लोग, लेकिन मॉलिक्यूल्स में होगा क्या, मूवमेंट होगा, हाँ। जो नीचे गर्म मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छा लिक्विड के अंदर हमें पता क्या है, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री है ना। सॉलिड्स में तो ऐसा होता नहीं। सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक पोजीशन फिक्स है, उस पोजीशन को छोड़ के वो नहीं जा सकते। लेकिन लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ के जा सकते। ठीक है, तो होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स नीचे गर्म हो चुके हैं, ठीक, वो गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे। ठीक है, क्योंकि जो गर्म है उनमें एनर्जी ज्यादा है, वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उनकी वजह से नीचे स्पेस खाली होगा। ठीक है, नीचे स्पेस खाली होता जाएगा, उस स्पेस को भरने के लिए ऊपर की तरफ से कोल्ड मॉलिक्यूल्स आएंगे। जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये एक इस तरह का करंट बन जाता है, इस तरह का एक इसमें करंट बन जाता है। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। हिंदी में जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा संवहन धारा, पढ़ा है ना। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से ही नीचे से आग लगाने पे भी पूरा पानी ऊपर तक गर्म हो जाता है। ठीक, इसी वजह से होता क्या है, जैसे ठंड में आप लोग देखते होगे, जैसे
जिसके घर में गीजर वगैरह नहीं है, जैसे अकेले रहते हैं कुछ लोग रूम वगैरह पे, तो बाल्टी के अंदर रॉड डाल के पानी गर्म करते हैं ना, बाल्टी में रॉड डाल के पानी गर्म करते हैं। जैसे ये बाल्टी है सपोज करो, ठीक, इसमें मैंने यहाँ से रॉड लटका दी, इस तरह का कुछ रहता है सिस्टम, ठीक। तो रॉड नीचे तक तो पहुंचता नहीं, है ना, नीचे तक तो रॉड जाता नहीं, इस तरह का दिखता है ना, नीचे तक नहीं जाता रॉड। तो आपने ये देखा होगा कि रॉड का जो लेंथ जहां तक है, उसके नीचे का पानी ठंडा ही रह जाता है, ठीक है, जहां तक रॉड सबमर्ज था वहां तक तो पानी गर्म हो जाता है, लेकिन उसके नीचे का पानी ठंडा रहता है। इसलिए कई कई बार हम लोग क्या करते हैं, रॉड को निकाल के पानी को फिर से थोड़ा सा घुमा के बाल्टी में, जो मग रहता है, मग से पानी को थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद फिर से रॉड डाल के पानी को गर्म करते हैं। किसने किसने किया ये एक्सपीरियंस? जैसे आपकी रॉड यहाँ तक है, तो आप लोग जो भी गर्म करता है रॉड से पानी, वो देखना कभी भी एक्सपेरिमेंट करके, तो रॉड को ऑफ करने के बाद, ठीक है, ऑन में मत डाल देना। रॉड को निकालने के बाद उसके नीचे का जो पानी था वो मोस्टली ठंडा रह जाएगा। ये जो नीचे का पानी है ये मोस्टली ठंडा रहेगा, ठीक। क्यों रहेगा? क्योंकि जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे थे? गर्म मॉलिक्यूल्स इस जगह पे थे, वो यहाँ से गर्म होके ऊपर उठे, ठीक। ठंडे मॉलिक्यूल्स इस तरफ से यहाँ तक आए, उन्हें जहाँ पे जगह मिली वो वहीं तक रहेंगे, इसके नीचे वो नहीं जाएंगे। तो जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से ऊपर उठेंगे, ठंडे मॉलिक्यूल्स यहाँ से नीचे आएंगे और वो गर्म होते जाएंगे। इस तरह जो जहां तक रॉड थी वहां तक का पानी तो पूरा गर्म हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे का पानी ठंडा रह जाता, ठीक है। इसको आप लोग अगले जब विंटर होगी तो एक्सपीरियंस करके देख, जहां तक रॉड है पानी वहीं तक गर्म होगा, उसके नीचे का पानी गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड जो है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, हीट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह फ्लो करती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्लो होने के लिए किसी भी तरह का कोई भी मीडियम यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी मीडियम ये फ्लो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। इसीलिए विदाउट एनी मीडियम भी रेज जो है एक जगह से चल के दूसरे सिस्टम में आके अपनी हीट को ट्रांसफर कर सकती हैं, जैसे कि सन से अर्थ के ऊपर उसकी हीट आती, ठीक है। गैस को इसमें रखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि गैस एक तरह का लिक्विड ही है, ठीक है, वो फ्लूइड जैसा ही बिहेव करती है, तो गैस को इसमें रखना सही नहीं रहेगा, ठीक। गैसेस में मोस्टली कन्वेक्शन ही होता है, बहुत ही रेयर मीडियम है अगर, तो वहां पे उसको रेडिएशन की फॉर्म में आप रख सकते हो, लेकिन मोस्टली जो गैस है उनमें कन्वेक्शन ही होता है, ठीक है। तीनों क्लियर हो गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हाँ, नो मीडियम मीन्स वैक्यूम ही हो गया बेटा। प्रोसेस क्लियर हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ो। तो इस चैप्टर में हमारे कुछ जो है वो नॉमेनक्लेचर रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ नाम है जो बार बार आएंगे, ठीक है, तो उन नामों को समझ लेते हैं कि वो क्या होंगे। कुछ यूजफुल डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो है टोटल एनर्जी डेंसिटी।
ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी इसको हम यू से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है। ये डिनोट करता है ऑल द रेडिएशन फ्रॉम वेवलेंथ जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है। सारी वेवलेंथ जो है वो इसमें आ जाती हैं। ठीक। डिनोट्स ऑल द रेडिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम वेवलेंथ जीरो टू इंफिनिटी इन ए यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो सारा का सारा एनर्जी है फ्रॉम ऑल द वेवलेंथ, ठीक, उसको हम क्या बोल देते हैं? टोटल एनर्जी डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं हमेशा यू से। ठीक है। ये कन्वेंशनल डिनोटेशन है। ठीक है। यू, इसको हमेशा यू से डिनोट करेंगे। सेकंड हो जाएगा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। जहां पे भी वर्ड आ गया स्पेक्ट्रल, वहां पे समझ लो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात हो। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी थी यू, तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी यू लैम्डा। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसका और टोटल डेंसिटी का, टोटल एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन क्या हो जाएगा आपस में? पहले तो इसका यूनिट देख लो। यूनिट वही है, बस साथ में लैम्डा की वजह से और आ जाएगा एक फॉर्म, नीचे एक मीटर और आ जाए, सॉरी, जूल पर मीटर क्यूब था, है ना? नीचे आपने किससे डिवाइड कर दिया? वेवलेंथ से। ठीक है, तो एक मीटर नीचे और आ जाएगा केवल। ठीक है। पर वेवलेंथ, जिस भी फॉर्म में आपकी वेवलेंथ दे रखी। ठीक है। तो टोटल स्पेक्ट्रल डेंसिटी किस तरह से डिपेंड करेगी? टोटल डेंसिटी यू इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी यू लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है। इस इंटीग्रेशन में क्या हुआ? सारी की सारी वेवलेंथ आ गई लैम्डा इक्वल टू जीरो से लेके लैम्डा इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है। तो ये रिलेशन हो जाएगा टोटल डेंसिटी एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। एकदम से मौसम खराब हो जाता है इसलिए सिग्नल गड़बड़ हो जाता है। थर्ड टर्म है आपकी एमएसवीटी। ठीक।
इसको डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है टोटल पावर जो कि एमिट हो रही है पर यूनिट एरिया में, ठीक है। टोटल पावर, पावर मीन्स एनर्जी पर टाइम, ठीक है। टोटल पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी कह लो या फिर टोटल एमिसिव पावर कह लो, टोटल एमिसिव पावर, दोनों दोनों नाम इसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी पावर, पावर की क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, या एक्सपेंड करके लिखे तो क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जो वेवलेंथ है वो सारी की सारी आ गई, जहां पे भी स्पेक्ट्रल वर्ड नहीं आ रहा, स्पेक्ट्रल वर्ड नहीं है इसका मतलब वेवलेंथ सारी की सारी, 0 to इंफिनिटी, ठीक है। फोर्थ हो गया, इसी में स्पेक्ट्रल वर्ड ऐड कर दो, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं ई लैम्डा से, ठीक। सेम डेफिनेशन रहेगी, केवल यहाँ पे क्या होगा, जो पावर थी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा एमिसिव पावर फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। इसमें और एमिसिव पावर में रिलेशन क्या हो जाए? ई इक्वल टू 0 to इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। सिंपल एकदम, क्लियर। फिफ्थ डेफिनेशन और देख लो एक क्लास, ये है स्पेक्ट्रल एब्सॉर्प्टिविटी, स्पेक्ट्रल एब्सॉर्प्टिविटी, ठीक है। जो कि नाम है वही इसका मतलब है, ठीक। सपोज कोई लैम्डा वेवलेंथ का टोटल एनर्जी इस पे डेल क्यू फॉल हो रहा है, डेल क्यू लैम्डा, ठीक है। डेल क्यू लैम्डा इसके ऊपर फॉल हो रहा है, उसका कुछ फ्रैक्शन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी का जो है वो रेडिएट कर दिया, या तो रेडिएट कर दिया वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, या फिर उससे ट्रांसमिट हो, ठीक। फ्रैक्शन ऑफ डेल क्यू लैम्डा दैट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? ए लैम्डा इंटू डेल क्यू लैम्डा, ठीक है। तो ए लैम्डा क्या हो गया? फ्रैक्शन एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई टोटल इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लैम्डा, ठीक है। हाँ बेटा लैम्डा लिखा है, ठीक है। ये बेसिकली फ्रैक्शन है टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो उनका रेशियो बता रहा है कि जैसे टोटल रेडिएशन का 30% एब्जॉर्ब हुआ,
ठीक है, तो वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक, ऐसे ही जैसे ये एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन की तरह ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर जब रेडिएशन फॉल होता है तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा रेडिएशन का, मतलब सरफेस के ऊपर रेडिएशन आया और स्ट्राइक करके चला गया रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, इसको डिनोट करते हैं आर लैम्डा। दूसरा हो सकता है ट्रांसमिशन, आर पार चला गया। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं टी लैम्डा से। तीसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये जो वेवलेंथ अंदर यहाँ पे आया रेडिएशन, ये इसमें एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए लैम्डा। तो ये केवल तीन पॉसिबिलिटी, जब भी रेडिएशन फॉल करता है किसी सरफेस पे तो केवल तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो रिफ्लेक्शन होगा, या फिर ट्रांसमिशन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 1, क्योंकि ये तीन ही पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ये क्या हो गया, 100%। समझ आ गया, क्योंकि ये तीन ही पॉसिबिलिटी, इसलिए तीनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ब्लैक बॉडी का आइडिया है आपको? व्हाट इज ब्लैक बॉडी? बताओ, एक लाइन में बताओ, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? बिल्कुल सही, ऐसी कोई भी बॉडी जो कि सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो इसके लिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए लैम्डा इज इक्वल टू 1, आर लैम्डा इक्वल टू 0 एंड टी लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन रिलेटिव हो जाएंगे ब्लैक बॉडी के। तो ब्लैक बॉडी कोई भी है तो सरफेस जो कि अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी उससे बाहर नहीं आता, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो ट्वेल्थ क्लास। एक्चुअल में तो कोई ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं। वॉइस स्लो आ रही है। हेलो, तैयारी आवाज हो? थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा क्या?
हेलो, अब बताओ, अब कैसे आ रही है आवाज? क्लियर है? ठीक। हम्म, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, जैसे बाकी चीजें किसी भी सरफेस पे प्रेशर लगाती, वैसा ही रेडिएशन के साथ है। ठीक है, रेडिएशन भी जिस भी सरफेस पे फॉल होता है उस पे प्रेशर लगाता है। ठीक है, चलो। तो अगर जो इंसिडेंस है वो नॉर्मल है, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर रेडिएशन फॉल हो रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, ये रेडिएशन का जो एनर्जी डेंसिटी है वो यू है। ठीक है, तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये हम लोगों को देखना है। ठीक। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है बेटा, जो भी पूरा का पूरा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, सो एनर्जी डेंसिटी ये जो है वो प्रेशर के बराबर हो जाती है। किस तरह से निकालेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस केस में होता क्या है, हमको पहले मोमेंटम ट्रांसफर निकालना। ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो, इसको मिटा लेते हैं, एक मिनट। सपोज एनर्जी जो डेंसिटी है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू यू। ठीक है, ये नॉर्मली फॉल कर रही है, फॉलिंग नॉर्मली अपॉन अ सरफेस। ठीक, तो पर सेकंड जो है, अच्छा रेडिएशन की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ द रेडिएशन, ऑफ लाइट, है ना, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है वही होती है वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो जो रेडिएशन रीचिंग यूनिट सरफेस एरिया है, रेडिएशन रीचिंग पर यूनिट सरफेस एरिया। वॉइस नहीं आ रही? बीच में कोई भी रैंडम सा कमेंट आ जाता है यार कि वॉइस नहीं आ रही। चलो, डिस्टर्ब होता है। रेडिएशन रीचिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है, कितना हो जाएगा, सी इंटू यू। ठीक है, ये कैसे निकाला, नीचे क्या है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की जो लेंथ बचती है, लेंथ वाला फैक्टर किसमें आ, लेंथ वाला फैक्टर आ गया सी में। ठीक, और जो पर सेकंड वाला फैक्टर था, रेडिएशन रीचिंग पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड,
ठीक है, तो वो दोनों के दोनों किस में आ गए, सी में। ठीक, लेंथ पर सेकंड, सी के डायमेंशन क्या है, लेंथ पर सेकंड। डायमेंशनली आप चेक कर सकते हो इसको, डायमेंशनली क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी। इसके डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ठीक है, एनर्जी पर वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाता है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम एंड एरिया। ठीक है, ये हो गया रेडिएशन रीचिंग पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड। ठीक है ना, नो कंफ्यूजन। जहां भी कंफ्यूजन होगा वहां पे डायमेंशन के फॉर्म में चेक कर ले। ठीक है, ये हो गया सी यू। ठीक, अच्छा, सो मोमेंटम एसोसिएटेड, मोमेंटम एसोसिएटेड विद रेडिएशन, ये कितना होता है बेटा, ये होता है यू अपॉन सी। इसको हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ईएमटी के कोर्स में। ठीक है, ये यू बाई सी कहाँ आता है, ये हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में ईएमटी के कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मोमेंटम रीचिंग पर यूनिट सरफेस पर सेकेंड कितना हो जाएगा, सी इंटू यू बाई सी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू यू। क्लियर है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यहाँ पे पर सेकंड आ गया ना, पर सेकंड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और ये आ गया पर एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक, तो यहाँ से क्या मिल गया, प्रेशर हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाए, यू। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर जो है वो, प्रेशर इसके उसके रेडिएशन के एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, ये किस केस में है, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा बेटा, ध्यान रखना। दूसरा देख लेते हैं, रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बॉडी रेडिएशन कह लो या फिर कैविटी रेडिएशन कह लो। ब्लैक बॉडी को रियल में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ब्लैक बॉडी को अगर हमें रियल में अचीव करना है तो बेसिकली हमें एक कैविटी बनानी पड़ती है ना। इस कैविटी के अंदर कहीं पे एक छोटा सा स्पेस रहता है रेडिएशन के अंदर आने के। ठीक है, इस कैविटी के अंदर जो सारी की सारी सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव रहती है, जो भी रेडिएशन अंदर आया वो रिफ्लेक्ट होके अंदर ही फंस जाता है।
ठीक है, हर डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होता रहा, बाहर जाने का उसे कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, और जाता भी है बाहर तो बहुत थोड़ा सा पार्ट जाता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो हमने अचीव किया है कैविटी के थ्रू, ठीक है, इसको बोल देते हैं कैविटी रेडिएशन, जो कि एक प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इस तरह की कैविटी बनाई जाती है। ठीक है, ये उसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है केवल। तो इसमें क्या है, हर एंगल से रेडिएशन आता है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है रेडिएशन, हर एंगल से रेडिएशन हर तरफ इसमें जा रहा है रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे एंक्लोजर के अंदर जब हमारा रेडिएशन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक रैंडम सरफेस ले लिया है। ठीक, ये सरफेस क्या है? इस सरफेस को मान लिया हमने एस। ठीक है, ठीक है, इस सरफेस को मान लिया एस, इसका सरफेस एरिया जो है वो एस है। ठीक, इसके ऊपर रेडिएशन फॉल हो रहा है इस डायरेक्शन से। ठीक, ये जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल से एंगल बनाती है थीटा। ठीक है ना? तो अगर हम इसका यहाँ से नॉर्मल देखें तो ये नॉर्मल कैसा दिखाई देगा? ऐसा। ठीक, जो रेडिएशन के नॉर्मल में ये वेक्टर। ठीक, ये हो गया पी, सॉरी एक सेकंड, यहाँ से बनाते हैं। ये हो गया पी आर। ठीक है, ये पी आर वेक्टर क्या है? ये पी आर वेक्टर है रेडिएशन के नॉर्मल में। ठीक है, पी आर इज नॉर्मल टू द रेडिएशन। ठीक है, एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यू आर इज एस। ठीक, ठीक है, सॉरी उल्टा हो जाएगा यहाँ। क्यू आर को एस नहीं मानेंगे, पी आर, पी आर को एस मान के चलो। ये नॉर्मल सरफेस एरिया है जो, इसको एस मान के चलते हैं। ठीक, तो यहाँ से पी आर इक्वल टू एस मान लिए। तो अगर पी आर एस है तो फिर एरिया ऑफ कितना हो जाएगा थीटा? आवाज ज्यादा ब्रेक हो। हेलो, ब्रेक हो रही है आवाज ना? क्लियर हो गई? ठीक,
ये हो जाएगा पी आर कॉस, ठीक है। इंसिडेंट कितना हो जाएगा? मोमेंटम इंसिडेंट ऑन द प्लेन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? यूसी कॉस थीटा। ये पी आर कॉस थीटा का मतलब हो गया यू कॉस थीटा, ठीक है। तो मोमेंटम इंसिडेंट कितना हो गया? मोमेंटम इंसिडेंट हो गया यूसी कॉस थीटा, ठीक है। प्रेशर किस वजह से लगेगा? प्रेशर विल बी ड्यू टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। प्रेशर इज ड्यू टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम, ठीक बात है। समझ लो ये मोमेंटम वेक्टर है, तो जो नॉर्मली इस पे लग रहा है उसी की वजह से तो प्रेशर फील होगा ना। अगर ये था तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है केवल उसी की वजह से प्रेशर फील होगा, हॉरिजॉन्टल की वजह से प्रेशर फील नहीं होगा, ठीक है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका वैल्यू कितना हो जाए? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूसी नहीं आएगा ना, इसको सी नहीं आएगा, तो एनर्जी इंसिडेंट में, ठीक है। ये भी हमने ऊपर निकाला था ना, मोमेंटम रीचिंग पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड, ठीक है। वो यू है। मोमेंटम एसोसिएटेड विद, एक लाइन ऐड कर लेते हैं यहाँ, मोमेंटम एसोसिएटेड विद द रेडिएशन, वो हो जाएगा यूसी कॉस थीटा, यूसी कॉस थीटा। लेकिन जो पर यूनिट एरिया पर सेकंड में पड़ रहा है वो कितना होगा? यू कॉस थीटा, यूसी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। लिख लेते हैं इसको एक बार, यूसी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, ठीक है। इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाए? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, दिस विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू यू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेशर, ठीक है। जो मोमेंटम इंसिडेंट है ऑन द प्लेन पर यूनिट एरिया पर सेकंड, उसी को क्या बोलेंगे? प्रेशर, ठीक है। और उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? यू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जो बात है मेन, कैविटी के अंदर जो रेडिएशन है उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अरे नहीं, 20 मिनट लगेंगे, आगे देखो। आ गया? आवाज आ रही है?
स्लो है लैपटॉप, इतना भी स्लो नहीं, 20 मिनट नहीं लगते हैं। अभी थोड़ा बेटर हो गया। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? कैविटी। कैविटी के अंदर रेडिएशन हर डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, कोई उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। यहाँ पे आप सरफेस पे थीटा ड्रॉ करके निकाल लो कि ये इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने पे क्या होता है, हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, एवरेज किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? ऑन द एंगल। ठीक है, क्योंकि एंगल हम लोग को पता नहीं है, सारे एंगल से रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग एवरेज निकालेंगे फॉर द एंगल। ठीक है, बिकॉज इनसाइड द कैविटी radiation is coming from all directions ठीक है, so we have to take the average over angle। ठीक है, ठीक। एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, U तो कांस्टेंट है बेटा, एवरेज लेना है हमें cos स्क्वायर थीटा, तो इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है बेसिकली ये है क्या, ये एक सॉलिड एंगल है बेटा। सॉलिड एंगल आप लोग जानते हो, हिंदी में उसको बोलते हैं घन कोण। ये एक मैंने स्फीयर बना दी। ठीक, ये स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर एक यहाँ पे समझ लो सेमी सर्कल बना हुआ, रिंग टाइप का। ठीक है, दोनों तरफ दिखा दिया मैंने यहाँ पे। इसका जो सेंटर है, ठीक, उसके ऊपर ये रिंग एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, और ये जो विड्थ है, इस विड्थ की वजह से क्या एंगल आ रहा है, ये एंगल बन रहा है डी थीटा। ठीक है, और ये जो कोण बन गया, ये कोण कैसे बना, जब इस एरो को हमने 2 पाई एंगल से घुमा दिया इस एक्सिस के अराउंड। इस एक्सिस के अराउंड अगर हमने इसको 2 पाई एंगल से घुमा दिया, ठीक है, तभी तो ये कोण बनेगा, इस तरह का कोण। समझ आ गया? ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर मैंने 2 पाई एंगल से घुमा दिया अराउंड दिस एक्सिस, तो क्या बनेगा, कोण बन जाएगा। कोण कैसे बनता है, कि किसी भी एज को अगर मैं 2 पाई एंगल से घुमा दूं, ये पूरे 2 पाई एंगल से घुमा दूं, तभी तो कोण बनता है। यहीं पे ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या इंटीग्रल सॉल्व करना, देखो cos स्क्वायर थीटा का हमें लेना है एवरेज। ठीक, तो ये जो थीटा कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल सिमेट्री है, तो थीटा कोऑर्डिनेट की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 to पाई, यहाँ से यहाँ तक जाएगा थीटा कोऑर्डिनेट। 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, स्फीयर का रेडियस 2 पाई एंगल जो कि पाई था यहाँ पे,
फाई एंगल था, ये टोटल कितना हो गया, 2 पाई हो गया। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई तक पूरा घुमा दिया हमने इसको। रेडियस फिक्स है, ठीक, रेडियस तो कहीं जा नहीं रही, स्फीयर की रेडियस फिक्स है। वेरी केवल किसको कराना, थीटा को वेरी कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, आर कैप। पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था, जब आर कैप डायरेक्शन हो, डायरेक्शन आर कैप होने पे कंपोनेंट्स कौन से होंगे, फाई कैप और थीटा कैप वाले, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाता है, आर साइन थीटा डी फाई डी थीटा, है ना। इसका इंटीग्रल हमें करना, ये जब हम लोग सरफेस इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे तब हमने किया था। ठीक, तो जिसका इंटीग्रल हमें करना है वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालना है। डायरेक्शन क्या है, आर कैप। आर कैप की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा डी फाई डी थीटा डिवाइडेड बाई टोटल इंटीग्रल, ये हो गया 0 टू पाई, और पाई का हो गया 0 टू 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 टू पाई, 0 टू 2 पाई, नीचे क्या आएगा, आर साइन थीटा डी फाई डी थीटा। एवरेज निकालने का यही तरीका होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ऊपर जो 2 पाई वाला पोर्शन है उसको बाहर ले लेते हैं, डी फाई से क्या मिल जाएगा, डी फाई से हमें फाई मिलेगा। फाई की लिमिट्स है 0 टू 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई को बाहर ले लेते हैं, बचा क्या, 0 टू पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। नीचे क्या बन गया, नीचे भी फाई वाले को बाहर ले लिया। अच्छा, आर यहाँ पे क्या है, आर दोनों में सेम रहेगा ऊपर नीचे, आर वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया क्योंकि वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना दोनों के लिए, इसको मैंने हटा दिया। ठीक, इंटीग्रल भी नहीं है आर के थ्रू, इसलिए कांस्टेंट से कांस्टेंट मैंने कैंसिल कर दिया। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी एक 2 पाई आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या, 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इस इंटीग्रल को हमने बहुत बार सॉल्व किया है। इसका वैल्यू क्या आता है, 2 आता है, 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। ठीक है, माइनस कॉस पाई कितना होगा, -1, माइनस में cos 0, cos 0 कितना हो जाएगा, 1, टोटल कितना हो गया, 2। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे इसकी जगह पे 2 और आ जाएगा, नीचे बन जाएगा 4 पाई। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दिया, इसका 2 बाहर आ गया नीचे। ठीक, बचता क्या है, 0 टू पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा टी थीटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कॉस स्क्वायर थीटा से बता दीजिए। बेटा सॉलिड एंगल का हमको एवरेज निकालना। ठीक है, तो सॉलिड एंगल में आपके दोनों एंगल्स आ जाते हैं, एजीमुथल एंगल भी आता है, ठीक है, और थीटा भी आता है। एजीमुथल एंगल कौन सा है, फाई। तो एवरेज ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्फीयर का सरफेस के थ्रू इंटीग्रल लेना होगा। स्फीयर का सरफेस निकालने के लिए क्या करना होता है, सरफेस इंटीग्रल। इस सरफेस इंटीग्रल का डायरेक्शन क्या रहेगा, जो कि सरफेस का डायरेक्शन होता है। सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल में, सरफेस के नॉर्मल वेक्टर कौन सा है, आर कैप। ठीक है, और ये आपने, आपको मैंने पिछले
सेमेस्टर में बताया था, जब मैंने आपको सरफेस एलिमेंट्स बताए थे सरफेस इंटीग्रल के, कि जब आर कैप के थ्रू हमको इंटीग्रल करना होगा तो साथ में कंपोनेंट्स कौन से रहेंगे, फाई और थीटा वाले। तो फाई के लिए क्या आएगा, आर साइन थीटा डी फाई, और थीटा के लिए क्या रहेगा, डी थीटा, सॉरी डी थीटा के लिए आर डी थीटा होता है, थीटा के लिए आर डी थीटा होता है ना। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई मैटर नहीं करता, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, ये गलती हो गई थी थोड़ी सी, ये आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। ठीक, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रल भी नहीं होना है, इसलिए ऊपर नीचे उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, और फाई का इंटीग्रल पहले कर लिए, डी फाई है केवल यहाँ पे, डी फाई का इंटीग्रल हो गया फाई 0 to 2 पाई। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई, नीचे भी आ जाएगा 2 पाई, नीचे बचा 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये 1/2 बाहर आ गया। अब ऊपर केवल बचा 0 to पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली क्या मान लो, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स मान लो। ठीक है, तो यहाँ से माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। ठीक, सो इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाए, -1/2, लिमिट्स हो जाएंगी +1 से -1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू लिमिट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, 1/2 -1 से 1, तो माइनस एब्जॉर्ब हो गया अंदर, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया 1/2 x³/3। लिमिट्स क्या है, -1 से 1। ठीक, तो ये क्या बचा, 1 -1, तो ये मिल गया हमको 1/3। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू क्या थी, प्रेशर वॉज यू एवरेज ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्रेशर इज u/3। क्लियर है, किसी को डाउट, P इक्वल टू u/3 में, फॉर नॉर्मल बेटा P इक्वल टू यू होगा। नॉर्मल के लिए क्या होगा, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर रेडिएशन फॉल हो रहा है केवल नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। लेकिन अगर हमें कैविटी का प्रेशर निकालना है, ठीक है, कैविटी कह लो या फिर ब्लैक बॉडी कह लो, एक ही बात है, क्योंकि ब्लैक बॉडी एक्चुअल में कैसे अचीव की जा सकती है, केवल और केवल कैविटी से। ठीक है, इसीलिए जो कैविटी का प्रेशर होगा कितना होगा, u/3, क्योंकि कैविटी के अंदर रेडिएशन हर डायरेक्शन से आ रहा है, भले ही एंट्री उसने एक डायरेक्शन से ली हो, एंट्री उसने कहाँ से ली, एक ही डायरेक्शन से एंट्री ली रेडिएशन ने, लेकिन उसके बाद हर डायरेक्शन से वो आता हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कोई भी एक डेफिनेट डायरेक्शन उसकी नहीं, इसीलिए हमने थीटा के ऊपर एवरेज किया है। समझ आ गया, P इक्वल टू u/3, ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा हर हाल में। ठीक है, इसको गलत नहीं करना, दिस इज प्रेशर ड्यू टू कैविटी। ठीक है, या फिर प्रेशर ड्यू टू ब्लैक बॉडी कह सकते, प्रेशर ड्यू टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, चलो लेट हो गया काफी, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल।
कल का टाइम मैं आपको बता दूंगा। कल का टाइम आपको मैं सुबह इन्फॉर्म करूंगा कॉलेज पहुंचने के बाद। ठीक है। हाँ बेटा, कॉलेज खुलेगा कल से। लेकिन कल कॉलेज आना है या नहीं आना है ये आपको बाद में बताया जाए, क्योंकि क्लासेस तो हो नहीं पाएंगी। क्लास में तो एग्जाम चल रहा है लगातार। इसलिए आपको कॉलेज आना है या नहीं ये आपको बता देंगे। लैब में अगर किसी को विजिट करना है तो वो आ सकता है। कल से आपके एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं करा रहे हैं। जिन लोगों को अभी प्रेजेंट करने के लिए बोला है, वो लोग चाहें तो आ सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। ठीक है। आने में मना किसी को नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से टाइम आपको कल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कल थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहेगा। ठीक है। तो आने वाले को कोई मना ही नहीं है, लैब खुली रहेगी। आप लोग आओ, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट देखना है देख सकते। ठीक है। किस टाइम आए? 12 बजे के आसपास आना बेटा। सुबह जल्दी में मत आना। बाकी हो सकता है कोई नोटिस आ जाए, उस हिसाब से फॉलो करना। ठीक है, अगर कोई अलग इंस्ट्रक्शन रहेगा तो आपको नोटिस डाल देंगे।